measurement of voltage and current. measurement of voltage and current, ये आपका नया टॉपिक है, measurement of voltage and current. voltage and current, जिसको एक्चुअल में हम लोग हार्ट ऑफ द मेजरमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ये हार्ट ऑफ द मेजरमेंट भी है, इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ द मेजरमेंट. हार्ट ऑफ द मेजरमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपको पावर में कुछ भी मेजर करनी हो, चाहे पावर हो चाहे एनर्जी हो, सबके लिए करंट और वोल्टेज काम आती है. बिना करंट वोल्टेज के ना तो आप पावर मेजर कर सकते हैं. स्टैटिकल एनालिसिस, हिमांशु हम लोग एक बार थोड़ा गेट का सिलेबस कवर कर लें पूरा, जो गेट और ईएससी में कॉमन पोर्शन है, क्योंकि एक्चुअली मेजरमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है. तो पहले गेट और ईएससी का जो कंबाइंड पोर्शन है वो कवर कर लेते हैं. लास्ट में कुछ टॉपिक है जैसे स्टैटिकल एनालिसिस है, यूनिट्स है, यूनिट डायमेंशन प्लस आपका स्टैंडर्ड है जो बेसिक्स का ही पार्ट है, वो हमने अभी नहीं करा है. इसी तरह से आगे भी जब आएंगे तो भी कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे, ठीक है, जो सिर्फ प्योरली ईएससी बेस्ड होंगे. तो वो एक बार हम गेट का सिलेबस कवर कर ले, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं. ठीक है, मैं आपको चीज समझाता हूँ थोड़ा सा. एक सेकंड, इस रिकॉर्डिंग को बंद करते, वरना जो ऑनलाइन देख रहा होगा उसको फिर ये चीज थोड़ा सा बोरिंग करेगी. चलो, सो हम बात करें मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द मेजरमेंट. क्या बोला जाता है इसको? हार्ट ऑफ द मेजरमेंट. अब हार्ट ऑफ द मेजरमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं, हार्ट ऑफ द मेजरमेंट से. ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आते हैं. पहले तो एक टाइम ऐसा भी था गेट में, आज से 2014 तक, कि अगर गेट मेजरमेंट में 9 क्वेश्चन आ रहा है तो 9 में से 6-7 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते थे, इसी टॉपिक से. बाकी से एक आध फुटकर क्वेश्चन आ गया तो आ गया. सेकंड चीज, आप कुछ भी जाओगे आगे, पावर मेजर करोगे, एनर्जी मेजर करोगे, कुछ भी मेजर करना, उसके लिए आपको वोल्टेज और करंट मेजर करने आने चाहिए. तो बिना वोल्टेज एंड करंट के ना तो मैं पावर मेजर कर सकता, ना मैं एनर्जी मेजर कर, कुछ भी नहीं कर सकता, सबके लिए मैं दूं. तो वोल्टेज करंट के बिना सोचो ना, वोल्टेज करंट के बिना कैसे हम आगे जाएंगे? मेन तो बेसिक फैक्टर तो यही है. तो यही पता होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे. रेजिस्टेंस मेजर करना है, बिना वोल्टेज एंड करंट के कैसे रेजिस्टेंस मेजर करेंगे? भाई आर कैसे निकालेंगे? वी अपॉन आई. आर कैसे निकालेंगे? वी अपॉन आई. तो जब तक आपको वोल्टेज नहीं पता, आपको करंट नहीं पता, अपना रेजिस्टेंस बता पाओगे? तो वोल्टेज एंड करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पढ़ने से पहले हमें पता है कि इसके लिए हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे. जैसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, इसके जो टॉपिक आएंगे इसके अंदर जो टॉपिक आएंगे कौन कौन से होंगे. इंस्ट्रूमेंट टॉपिक बोल दीजिए, या आप ये बोल दीजिए कि इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट वो कौन कौन से होंगे? इसमें पहला होगा पीएमएमसी. पीएमएमसी मैंने इन सब के ऊपर पूरे सिलेबस का एक डेप्थ वीडियो है, जो आपके हर वीडियो के बाद आपको दिखता होगा. ठीक है, वो वीडियो मैंने एक्चुअली कोचिंग इंजी सक्सेस कोचिंग के लिए रिकॉर्ड किया था, तो वो हर वीडियो के बाद आपको शो हो जाएगा. उसमें मैंने पूरा सिलेबस एनालाइज करके बता रखा है. तो किसी को अगर देखना हो तो हमारे वीडियो के एंड में चलाना, हर वीडियो के एंड में चलाना, आपको लास्ट में एक लेक्चर का एक वो आएगा, एक जो होता है ना थंबनेल टाइप से, उसको आप क्लिक कर लेना, आपको पूरा सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सेकंड, पीएमएमसी के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एमआई. पीएमएमसी फुल फॉर्म में परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन. नेक्स्ट पढ़ेंगे एमआई, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. सॉरी मैं गलत लिया, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. मूविंग कॉइल, ये इसका मतलब है. एमआई का मतलब है मूविंग आयरन. मूविंग आयरन. इसके बाद हम पढ़ेंगे ईडीएम. ईडीएम का मतलब है इलेक्ट्रो डायनामो, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर. ईडीएम को ईएमएमसी भी बोलते हैं. और ईएमएमसी, ईएमएमसी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल. इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल. नेक्स्ट वन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट. एक चीज याद रखिएगा, ये ईडीएम है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. रीजन क्या है कि ईडीएम की ही मदद से हम लोग पावर मेजरमेंट, एनर्जी मेजरमेंट, पावर फैक्टर मेजरमेंट, वो ईडीएम की मदद से करते हैं. इलेक्ट्रोडायनोमीटर, ये इलेक्ट्रोडायनोमीटर ही हमारा काम आता है. ये जो मीटर है यही पावर के अंदर काम आएगा, ये आपके एनर्जी में काम आएगा, यही आपके पावर फैक्टर, जो तीनों मीटर बनेंगे उनके अंदर यही मीटर काम आएगा, ईडीएम और ईएमएमसी. फोर्थ मीटर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर. फिफ्थ होगा इलेक्ट्रोथर्मल. इलेक्ट्रोथर्मल जो एक्चुअल में आपका ट्रांसड्यूसर का पार्ट है. ट्रांसड्यूसर इतना डिटेल में यहाँ नहीं होता, क्योंकि ट्रांसड्यूसर मतलब ईएससी में कवर हो जाता है, तो गेट में इतना डिटेल में नहीं आता. गेट में सिर्फ नाम वाम आ जाता है कि कौन सा मीटर क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे वो काम करता है. ठीक है. एंड द सिक्स्थ वन इज द रेक्टिफायर. रेक्टिफायर टाइप. रेक्टिफायर टाइप आपका ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है. इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट. रेक्टिफायर टाइप आपका इलेक्ट्रॉनिक्स. तो टोटल मिला के
इस मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट में हमको 6 मीटर पढ़ना है, पीएमसी पढ़ना है, एमआई पढ़ना है, ईडीएम पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, इलेक्ट्रोथर्मल पढ़ना है और रेक्टिफायर टाइप पढ़ना है। यहाँ तक आगे बढ़े। तो अब ये सारे मीटर पढ़ने से पहले हम लोग जिस तरह से बाकी हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि कोई भी टॉपिक जो मेन टॉपिक होता है वो स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक्स कवर करते हैं। हर टॉपिक के अंदर यही है, आपने जो भी सब्जेक्ट मेरे से पढ़ा होगा, मैं हर टॉपिक पढ़ाने से पहले अगर इंपॉर्टेंट होता है तो उसको पहले बेसिक्स बताता हूँ। तो यहाँ जैसे मशीन के अंदर क्या था, सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स का बेसिक्स हमने एक क्लास में कवर कर लिया था। दैट इज ऑलमोस्ट 30 से 40 घंटों क्लास गई थी हमारी, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स का आपको बेसिक्स बताया था। उसके बाद हमने सिलेबस चालू किया था, तो वो थोड़ा इजी लगा था। ठीक है, उसी तरह से इसको इसका भी पहले बेसिक्स देख लेते हैं, मेन मेन चीजें क्या है, ताकि जब हम इसको पढ़ें तो हमें थोड़ा आसान लगे। तो बेसिक्स पढ़ने के लिए हम एक बार से दोबारा से उठाते हैं इंस्ट्रूमेंट को। इंस्ट्रूमेंट एक बार दोबारा से इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है, ये पहले से मालूम है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी डिवाइस जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो, एनी डिवाइस विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट। जो मेजरमेंट पर्पज के लिए जो भी डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, है ना। सिंपल है। इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट, एनर्जी। भाई इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट हम एनर्जी मीटर में पढ़ेंगे दोस्तों ना, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जब इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हो वो एनर्जी मीटर के अंदर कंसेप्ट आएगा, उसका काम एनर्जी, उनका जो मेन प्रिंसिपल है वो एनर्जी मीटर में यूज होता है, यहाँ यूज नहीं होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वो जो इन्होंने किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो टाइप ऑफ द प्रिंसिपल हो गया कि आपके जो ये 6 के 6 इंस्ट्रूमेंट है किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे इसमें से कई सारे इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। कई सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, कई सारे इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंसिपल पे काम करते हैं। कई सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा ये इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। कई सारे हॉल इफेक्ट पे काम करते हैं। तो इनकी वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इंडक्शन क्या है। सब कुछ बताऊंगा, टाइम लगेगा लेकिन एकदम से नहीं, क्योंकि भाई जस्ट स्टार्ट किया हमने। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट हम जानते हैं एनी डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ गिविंग रीडिंग ड्यूरिंग ए मेजरमेंट, या मैं बोल सिंपल से सीधी बोलूं तो कोई भी डिवाइस जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, मेजरमेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है। अब इस इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी वाइज डिवीजन करते हैं कि इसको कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है इसके क्लासिफिकेशन करें हम लोग। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में पहला आता है टाइप वन। टाइप वन बेस्ड ऑन methodology of measurement, based on methodology of the measurement, कि आपने मेजरमेंट की क्या मेथोडोलॉजी यूज की है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया दो कैटेगरी के अंदर। एक है एब्सोल्यूट और दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी। एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी, एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी। इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिख लेना वहां से बेसिक्स की क्लास के अंदर कि एब्सोल्यूट क्या होता है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के एब्सोल्यूट किसी स्टैंडर्ड के टर्म्स पे रीडिंग देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डायरेक्ट देते हैं, अमीटर वोल्ट मीटर वगैरह, तो वहां से आप इन दोनों के बारे में लिख लेना। टाइप वन होता है बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ मेजरमेंट। टाइप टू, टाइप टू बेस्ड ऑन based on the based on the output curve, based on the output curve। तो जो टाइप टू है वो आउटपुट कर्व के ऊपर बेस्ड होता है। टाइप टू जो है बेस्ड ऑन द आउटपुट कर्व, इसमें दो तरह की कैटेगरी हमारे पास है। एक होता है टाइप टू के अंदर, एक होता है एनालॉग, एनालॉग, एक होता है डिजिटल। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। आपको पता है एनालॉग डिजिटल में क्या होता है? एनालॉग में आप जानते हो कि आपको इस तरह का आउटपुट मिलता है, कहीं से स्टार्ट करें रैंडम, इस तरह का आपको आउटपुट मिलेगा। एनालॉग में पूरा मिलेगा, हर टाइम पे मिलेगा, कंटिन्यूस होगा। वेयर डिजिटल के अंदर क्या होता है, यहाँ आ गया उसके बाद कुछ देर डिस्क्रीटली होता है ना, वेरी करता है इस तरह। तो डिजिटल में आउटपुट इस तरह से मिलता है। तो एनालॉग में आउटपुट वेरीज कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेयर डिजिटल के अंदर आउटपुट वेरीज डिस्क्रीटली, डिस्क्रीटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दो तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, बेस्ड ऑन दी आउटपुट कर्व कि आपका आउटपुट कर्व कैसा दिख रहा है। अगर आपका आउटपुट कर्व
कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है टाइम के साथ, एनालॉग। अगर आपका आउटपुट का डिस्क्रीट वे में आ रहा है, जिस तरह से हम डिजिटल में पढ़ते हैं, तो डिजिटल हो जाएगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। टाइप थ्री, टाइप थ्री, टाइप थ्री, बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग, बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग। तो जो टाइप थ्री है वो डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर बेस्ड है, डेटा प्रोसेसिंग। और इसके अंदर दो कैटेगरी डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज दी, फर्स्ट वन इज दी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। और नेक्स्ट वन इज दी डम इंस्ट्रूमेंटेशन, डम इंस्ट्रूमेंटेशन। इंटेलिजेंट का मतलब है वेयर, वेयर कंप्लीट, कंप्लीट processing, where complete processing is done by digital computer with the help of with the help of with the help of माइक्रोप्रोसेसर। तो यहाँ जो मेन पिक्चर है वो माइक्रोप्रोसेसर आता है, क्योंकि हम जब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, माइक्रोप्रोसेसर की वजह से चीजों को कंप्लीटली बिना किसी ह्यूमन के आप इजीली इंटरनली पूरा सॉल्व कर सकते हैं। वेयर जो डम इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, वेयर वेयर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग is done by ऑब्जर्वर। जहां पे डेटा प्रोसेसिंग ऑब्जर्वर करता है। जैसे दोनों का एग्जांपल समझते हैं, माइक्रोप्रोसेसर को बताइए आपको, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। डम इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जांपल बताता हूं, आपको पावर मेजर करनी है, आपको पावर मेजर करनी है, और आपने लगा दिया एक वोल्ट मीटर और एक लगा दिया अमीटर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस आपको पावर नहीं देगा, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस आपको पावर नहीं देगा। आपको वोल्ट मीटर, सॉरी वोल्ट मीटर और अमीटर आपको पावर नहीं देगा। आप वोल्ट मीटर अमीटर की रीडिंग को लोगे, उनको खुद से मल्टीप्लाई करोगे एंड फिर पावर बताओगे। समझ आया? तो डम इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है कि आपको प्रोसेसिंग ऑब्जर्वर खुद करता है, वेयर एज इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंटेशन है वहां सारा प्रोसेसिंग करके आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। ये दोनों में फर्क है। ये टाइप थ्री, बेस्ड ऑन दी डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट टाइप फोर। किसी ने खुद को अनम्यूट किया, सबको करता हूं दोबारा से म्यूट। मैंने एक्चुअली अलाउ पार्टिसिपेंट तो अनम्यूट कर दिया था, इसलिए किसी ने कर लिया होगा, वरना कोई कर नहीं सकता। ओके, तो ये होगा टाइप थ्री, बेस्ड ऑन दी डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, टाइप वन क्या था? टाइप वन था बेस्ड ऑन दी मेथोडोलॉजी ऑफ द मेजरमेंट, हम पढ़ चुके थे एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी क्या होता है। टाइप टू है बेस्ड ऑन द आउटपुट कर्व, टाइप थ्री है बेस्ड ऑन द डेटा प्रोसेसिंग, एंड टाइप फोर पे आते हैं। टाइप फोर बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन, बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन, या मैं बोलूं कंपैरिजन, बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन, या मैं बोलूं कंपैरिजन। इसमें भी दो कैटेगरी डिवाइडेड है इंस्ट्रूमेंट की। एक तो होता है बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन और कंपैरिजन, एक होता है डिफ्लेक्शन टाइप, डिफ्लेक्शन टाइप, और एक होता है नल डिफ्लेक्शन टाइप, नल डिफ्लेक्शन टाइप। तो एक होता है डिफ्लेक्शन टाइप और एक होता है नल डिफ्लेक्शन टाइप। दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन एंड कंपैरिजन, डिफ्लेक्शन टाइप एंड नल डिफ्लेक्शन टाइप, डिफ्लेक्शन एंड नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, हो गया तक? अब देखो डिफ्लेक्शन टाइप में क्या होगा कि आपका पॉइंटर ये 0 है, ये 10 वोल्ट है, बीच में 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब आपका पॉइंटर 3 पे आएगा, जब आपका पॉइंटर 3 पे आएगा, तो आप बोलोगे सर मेरी जो मेजर वैल्यू है वीएम की होगी 3 वोल्ट, ये बोला जाएगा वीएम की मेजर वैल्यू होगी 3 वोल्ट। तो इसमें आपका जब पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है स्केल पे, तो आप रीडिंग देते हो। रीडिंग इज टेकन, लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। रीडिंग इज टेकन व्हेन पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स ऑन द स्केल, रीडिंग इज टेकन व्हेन पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स ऑन द स्केल, रीडिंग इज टेकन when pointer deflects on the scale। ठीक है, ये तो उसका टाइम की रीडिंग हम तब लेंगे जब पॉइंटर स्केल पर डिफ्लेक्ट होगा। अब आई जरा नल डिफ्लेक्शन में। नल डिफ्लेक्शन में क्या है, यहाँ लिखा हुआ है -10, यहाँ लिखा हुआ +10, बीच में लिखा हुआ 0,
और ये आपका पॉइंटर है। अब नल डिफ्लेक्शन मतलब एसी ब्रिजेस और डीसी ब्रिजेस, उनका एग्जांपल दिखा दूंगा बाद में, अभी आपको लिखना नहीं है। इस एसी ब्रिजेस और डीसी ब्रिजेस। तो नल डिफ्लेक्शन में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं चारों स्टैंडर्ड आर्म को, कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन तभी बोला ना, ये तो इसको तो हम किसी से कंपेयर करेंगे, ये तो डायरेक्ट है। इसको दूसरे मेथड ये भी बोल सकते हैं, ये तो डायरेक्ट है सर, ये तो डायरेक्ट है, सीधा आ गया। और ये मेथड कैसा है, ये इनडायरेक्ट है, इसको अलग अलग नाम से आता है, इनडायरेक्ट बोल सकते हैं या कंपैरिजन और कंपैरिजन, ये भी इसके कैटेगरी है कंपैरिजन। कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारी रीडिंग को कंपेयर कर रहे हैं चारों आर्म के रेजिस्टेंस से, स्टैंडर्ड जो अननोन रेजिस्टेंस को हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं। फिर जब मेरा ब्रिज बैलेंस हो रहा है, जब मेरा ब्रिज बैलेंस हो रहा है, तो हम बोले हाँ अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होगी। ब्रिटिशटन ब्रिज का जो कंसेप्ट होता है ये वाला, कि आपके पास अगर एक आर्म यहाँ पर है, एक आर्म आपके पास यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ, हालांकि पढ़ा नहीं हमने ब्रिटिशटन ब्रिज अभी भी, और बीच में लग रखा है गैल्वेनोमीटर जी। ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये एस है, और इस तरह से आपको सिस्टम दे रखा है। तो आप जानते हैं क्रॉस आर्म का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है ब्रिटिशटन ब्रिज के अंदर, आर एस इक्वल्स टू क्यू पी। मैंने मान लिया कि ये जो है मेरा ये अननोन है, अननोन, तो क्यू की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से आर एस अपॉन पी। इस तरह से क्यू की वैल्यू मिलती है अननोन रेजिस्टेंस की। और ये कब मिलेगा, जब ये ब्रिज बैलेंस होगा। और ये ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ये समझाऊंगा मैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने बोला ना आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज को ढंग से डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो कि जब करंट की वैल्यू जीरो होगी तो मैं बोलूंगा मेरा ब्रिज बैलेंस्ड है। और अगर मेरा ब्रिज बैलेंस्ड है तो मैं ये फॉर्मूला लगा पाऊंगा। दैट मीन्स जब आपका मीटर जीरो शो कर रहा होगा, जब आपका मीटर जीरो शो कर रहा होगा, तो आप नल डिफ्लेक्शन में रीडिंग लेते हो। यहाँ क्या होता था डिफ्लेक्शन में, कि पॉइंटर जब डिफ्लेक्ट होता था, जीरो से आगे जाता था, तो रीडिंग लेते थे। यहाँ उल्टा है, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट नहीं कराना, वो कहीं घूम रहा हो उसको वापस जीरो पे लेके आना है। तो लिख लो नल डिफ्लेक्शन अंदर, रीडिंग इज टेकन मैन, रीडिंग इज टेकन मैन, रीडिंग इज टेकन मैन, पॉइंटर शोज, रीडिंग इज टेकन मैन, पॉइंटर शोज null deflection, reading is taken when pointer shows null deflection, reading is taken when pointer shows null deflection, null deflection, null deflection। ठीक है, तो null deflection होता है तब आपका यहाँ पे रीडिंग ली जाती है। तो ये दोनों के बारे में मेन मेन पॉइंट हो गए। एग्जांपल लिख सकते हैं। डिफ्लेक्शन का एग्जांपल है अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर। इसका एग्जांपल हो सकता है एसी ब्रिजेस, एसी ब्रिजेस एंड डीसी ब्रिजेस, एसी ब्रिजेस एंड डीसी ब्रिजेस। सो यहाँ एसी और डीसी ब्रिजेस का एग्जांपल है। आप चाहो तो इस तरह से मैंने व्हीटस्टोन जो बना रखा है ये भी समझने के लिए बना सकते हैं नीचे, डिफ्लेक्शन टाइप में, नल डिफ्लेक्शन टाइप में, कि किस तरह से होता है। कल एक भाई थे वीडियो में आए हैं वो, आप आज की जो वीडियो 9 बजे रिकॉर्ड होगी तो आप देखिएगा, वो पता नहीं, वो शायद मैंने पढ़ाए हुए हैं कहीं पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ मैंने पढ़ाया उनको। मेरे जस्ट नीचे ही उनकी वीडियो शो हो रही थी। वो पता नहीं कहाँ पे खेतों में लेट के वीडियो देख रहे हैं, पीछे दीवारें आ रही है टूटी फूटी, और पता नहीं कहाँ है वो, और लेटे वो मस्ती से ना टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, इस तरह का सीन चल रहा था। तो मैं कहा यार ये क्या सीन हो रखा है। वो आज आया नहीं है, आया वो तो पता नहीं वीडियो उसने बंद कर रखी है, बट कल तो अजीब हरकतें कर रहा था वो, और वो रिकॉर्ड भी हो गया पूरा। अच्छा, आपको इसमें ये लगा होगा, इसमें जो आप 4-5 लोगों की वीडियो आती है, कौन होता है जिनकी वीडियो रिकॉर्ड होती है, ये वो होता है जो क्लास को सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जो क्लास में सबसे पहले ज्वाइन होते हैं वो लोगों की फटाफट वीडियो पे एक लाइन बाई साइड है, बाद में जो बाद में आता है वो पीछे रहता है। ओके, तो यहाँ तक बात होगी एसी रिजेस डीसी रिजेस के अंदर ये फॉर्मूला बना लेगा। अब इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इन्हीं दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, कि अगर मैं एक्यूरेसी के बारे में बात करूं, एक्यूरेसी, कि किसकी एक्यूरेसी बेटर है। फर्स्ट ए ऑप्शन डिफ्लेक्शन, बी ऑप्शन नल डिफ्लेक्शन। एक तो ये क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, मोर सेंसिटिव, इनमें ज्यादा सेंसिटिव कौन है, मोर सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव। और आपके यही दोनों ऑप्शन सेम के सेम दोनों ऑप्शन। आपके पास यहाँ पर है, बताइए। तो एक्यूरेसी बेटर किसकी है, डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन की, कौन ज्यादा सेंसिटिव है। पहले एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं, हाँ, तो मैं बता सकता हूँ दोनों में। तो फर्स्ट का बी आपके हिसाब से ज्यादा एक्यूरेट नल डिफ्लेक्शन है, और सेकंड में क्या लग रहा है, सेंसिटिव कौन होगा, सेंसिटिव कौन होगा। फर्स्ट का बी, सेकंड का बताओ। लिख करो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, सेकंड का ए। ओके, मोर सेंसिटिव, बोथ बी, दोनों में बी है।
ओके ओके ओके, गुड गुड, चलो ठीक है, बंद करो मत अब, ठीक है ठीक है, ओके ओके, हो गया। देखो, हमें जब एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो एक्यूरेसी का मतलब क्या? एक्यूरेसी का सेंस है कि सर हमारे सिस्टम में एरर बहुत कम हो, या मैं बोलूं और इनडायरेक्टली बोलूं कि ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन बहुत कम हो। अगर आपको एक्यूरेसी बेटर करनी है तो उसके लिए आप क्या समझ सकते हो? उसके लिए सबसे ये समझ सकते हैं हम लोग कि जो ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन है, आपको बताया था मैंने, ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन वो ऑलमोस्ट जीरो या ना के बराबर हो। ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन या तो ऑलमोस्ट जीरो या ना के बराबर हो। अब मेरे पास ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है, एक डिफ्लेक्शन, एक नल डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन में तो क्या है कि पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो अगर पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा होगा, इसका मतलब इसका जो ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन है वो तो जीरो हो ही नहीं सकता। भाई पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, स्केल पे चल रहा है, तो अब स्केल पे चलेगा तो कुछ तो खाएगा, कुछ तो एनर्जी लेगा चलने के लिए। तो यहाँ तो ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा केस है नल डिफ्लेक्शन वाला केस, इसमें तो पॉइंटर जीरो पे पड़ा हुआ है, वो तो कहीं चल ही नहीं रहा, तो वो किसी भी तरह की कोई भी पावर कंज्यूम करेगा ही नहीं। तो यहां हम बोल सकते हैं कि जो ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो। तो इसका ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि पॉइंटर अपना नल डिफ्लेक्शन शो करता है, उसको चाहिए नहीं अपनी इनिशियल पोजीशन। नल का मतलब जो नॉर्मल पोजीशन थी इनिशियल, वो वहीं पड़ा रहे, ना उसको आगे जाना ना उसको पीछे जाना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा पहले का, किसकी एक्यूरेसी बेटर है, कि सर नल डिफ्लेक्शन की एक्यूरेसी बेटर है। रीजन दे पाओगे? रीजन ये है कि सर जो डिफ्लेक्शन है उसको डिफ्लेक्ट होने के लिए ऑपरेशनल पावर कंजम, रीजन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में कई बार रीजन पूछ लेता है आपसे। क्वेश्चन कहाँ पे? जब आपको ईएससी के क्वेश्चन आते हैं वो, और दूसरा जो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं वो। तो रीजन पूछ लेगा कि क्यों आपके नल डिफ्लेक्शन की, एसी ब्रिजेस की, डीसी ब्रिजेस की एक्यूरेसी बेटर होती है वोल्ट मीटर से। आपका जवाब होगा सर क्योंकि एसी ब्रिजेस डीसी ब्रिजेस में हम रीडिंग तब लेते हैं जब मेरा ब्रिज बैलेंस होता है, मतलब जब मेरा गैलोमीटर जीरो शो कर रहा होता है। तो उस केस में मेरा जो ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन है सर वो जीरो होता है। तो जब ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन जीरो होगा तो ऑब्वियसली बात है इसकी एक्यूरेसी बेटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दी मोर सेंसिटिव। अब मोर सेंसिटिव का सेंस क्या है? सेंसिटिविटी बात करते हैं, तो मैंने आपको समझाया था कि सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी सेंसिटिव मैंने आपको समझाया था कि एम्बिएंट कंडीशन को, सर्किट की एम्बिएंट कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहिए जब भी आपको सिस्टम लगा रहे हैं। एम्बिएंट कंडीशन को चेंज नहीं करना, ये बताया था मैंने, एम्बिएंट कंडीशन को। भाई बेसिक सी क्लास में आपने देखा होगा कि सर्किट के इसका बताया कि मस्ट नॉट चेंज द एम्बिएंट कंडीशन, कि एम्बिएंट कंडीशन ये जो नॉर्मल कंडीशन उसको चेंज ना करे। मतलब अगर मेरा सिस्टम पहले से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बना रहे, टेम्परेचर डिपेंडेंट था तो टेम्परेचर डिपेंडेंट बना रहे। तो जब मैं दोनों मीटर के बारे में बात करता हूँ, मैं वोल्ट मीटर लेता हूँ, तो वोल्ट मीटर मुझे बता कि एक बार मैंने बना के छोड़ दिया, अब मुझे यहाँ इसकी सेंसिटिविटी की टेंशन नहीं है क्योंकि मैं इसको बना के छोड़ चुका हूँ। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट मैंने लगाने लगा दिया, इसे मैं ऐसा तो नहीं बार बार वोल्ट मीटर खोल के कोई दूसरा डालूंगा कि चलो भैया इसकी सेंसिटिव इफेक्ट हो रही है। तो जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाना था वो बना के मैंने पटक दिया है। लेकिन एसी ब्रिजेस और डीसी ब्रिजेस में, जो डीसी ब्रिज बोलो या एसी ब्रिज बोलो, इनके अंदर क्या कहानी होती है? इनके अंदर कहानी कुछ ऐसी होती है, देखो पिक्चर में समझाता हूँ कैसी होती है। एसी ब्रिज और डीसी ब्रिजेस के अंदर ये गैल्वेटर लगा हुआ है, ये पोर्शन हमेशा खाली रहती है, ये पोर्शन हमेशा खाली रहती है। ये वेट करती है कि आओ भैया किसका रेजिस्टेंस चेक करना है, कि अच्छा इसको अननोन है, इसको अननोन बोलते हैं कि अननोन का रेजिस्टेंस चेंज करना है, चेक करना है। तो यहाँ हमेशा एक रेजिस्टेंस ऐड होता रहता है। तो अभी पूरा सिस्टम डिपेंड करेगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, क्या भैया ये रेजिस्टेंस कैसा है। मेरा पूरा सिस्टम तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, पता चला ये रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये जो सिस्टम है इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई होती है, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होती है, मोर सेंसिटिव होता है। मैं बोलूँ ये ज्यादा सेंसिटिव होता है डिस्टर्बेंस के लिए, मोर सेंसिटिव टू द डिस्टर्बेंस, मोर सेंसिटिव टू द डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्योंकि यहाँ अननोन रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, इस अननोन रेजिस्टेंस के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस सिस्टम को ये हमेशा डिस्टर्ब करता रहेगा। दूसरी बात, ये कंपैरिजन मेथड है, यहाँ हम चारों आर्म को कंपेयर करते हैं। तो चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इन चारों में से किसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये अननोन आपने ठीक बनाया, बट जो लगे हुए हैं वो कोई खराब हो गया, उनमें से किसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो भी मेरे सिस्टम की सेंसिटिविटी पुअर हो जाएगी। मतलब मैं बोलूँ जो सिस्टम की सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो जाएगी, मैं बोलूँ कि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंपेरिजन मेथड है। तो हम जो बात करें याद रखें, इनपुट के लिए बात नहीं कर रहा कि इनपुट के लिए कौन सेंसिटिव है, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन में तो कोई इनपुट ही नहीं आता। नल डिफ्लेक्शन में जो जीरो करना है तो हम इनपुट के बारे में कैसे बात करेंगे? इनपुट तो डिफ्लेक्शन में आ रहा है, यहाँ तो कोई इनपुट ही नहीं ले रहे, तो वो तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। इनपुट के टर्म्स पे तो कंपेरिजन हो नहीं सकता, तो कंपेरिजन होगा सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस के टर्म्स पे। तो डिस्टर्बेंस का इफेक्ट यहाँ ज्यादा होता है, किसके अंदर? आपके ब्रिजेस के अंदर, एसी ब्रिज डीसी ब्रिज नल डिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो ये आप बना लो कि आप सेंसरी बारे में बात करोगे तो ये अननोन लगाते हैं, पहले दो रीजन लिख लेना। फर्स्ट रीजन तो ये कि अननोन, कि अननोन लगा रहे हैं, तो अननोन की वजह से
डिपेंड करेगा। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन ये कि इसके अंदर 4 आर्म्स है, 4 आर्म्स है, तो 4 में से कोई अगर एक में भी प्रॉब्लम आ गया तो टोटल सिस्टम की सेंसिटिव इफेक्ट हो जाएगी। ये आप अपने हिसाब से लिख लो कि 4 आर्म है और चारों में से अगर किसी एक के अंदर भी कुछ दिक्कत आ गई तो पूरे सिस्टम की सेंसिटिव को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये कंपैरिजन मेथड है। हमको चारों आर्म को कंपेयर करना है, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ के जा रहे हैं, हमको पूरी पूरी चारों आर्म को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर इसकी वैल्यू इफेक्ट होती है तो इसकी वैल्यू इनडायरेक्टली सबको इफेक्ट करेगी। ठीक है, सो हमारा टाइप 4 हो गया। टाइप 4 जिसमें हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन एंड कंपैरिजन, बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन एंड कंपैरिजन। अब आता टाइप 5। टाइप 5 बेस्ड ऑन एक्यू बेस्ड ऑन एक्यूरेसी क्लास, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी क्लास। एक इसका क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी क्लास पे भी कर सकता है, जैसे एक्यूरेसी क्लास परसेंटेज एरर। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि एक्यूरेसी क्लास 0.2% है, अगर आपको बोले एक्यूरेसी क्लास 0.2 है, प्लस माइनस 0.2 दे रखा है, अगर आप बोला जाए कि मैं इसको व्हाइट पेन से कर लेता हूँ, अगर आपको बोला कि एक्यूरेसी क्लास प्लस माइनस 0.2 है, ये एक्यूरेसी क्लास प्लस माइनस 1 है, ये एक्यूरेसी क्लास प्लस माइनस 2 है, ये एक्यूरेसी क्लास प्लस माइनस 5 है, या प्लस माइनस 10 है, इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया जाए और आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है, एक्यूरेसी क्लास वाला क्वेश्चन गेट में आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपको बोला है कि एक्यूरेसी क्लास प्लस में गेट में, खाली गेट में ये वाला आया था, ये जो था ये वाला, ये गेट में आ चुका है, गेट में आ चुका है। तो अगर आपको एक्यूरेसी क्लास पे दे दी जाए क्वेश्चन की प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5, तो आपको कुछ नहीं करना होता इस पर्टिकुलर केस का, आपको इतना सा करना है कि सर इस केस में जो एरर होगी वो होगी मेरी, इसमें जो मेरी एरर हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस माइनस 0.2%, यह हो जाएगी प्लस माइनस 1%, 1% यह हो जाएगी प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%। तो एक्यूरेसी क्लास का मतलब ये कि जितनी एरर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में होती है, सारी वैल्यूज फुल स्केल डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो वही उसकी क्लास बन जाती है। जैसे मेरे एक इंस्ट्रूमेंट में 10% फुल स्केल के रिस्पेक्ट में एरर आ रही है तो उसकी एक्यूरेसी क्लास होगी 10। ठीक है, अगर बोला जाए कि इसके अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के हिसाब से 17% एरर आ रही है तो उसकी एक्यूरेसी क्लास होगी 17। तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है, हालांकि कई लोग इसको समझाते नहीं है, उससे बता देता है कि गेट में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, उठपटांग आ जाता है, गेट में बाहर से क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा आपको सिलेबस में आता है, सिर्फ किताबें पढ़नी पड़ती है। अगर आपको चीजें समझनी है, आपको बुक पढ़नी पड़ती है। बुक पढ़ने में मौत क्यों आती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बहुत सारी किताबें चलती है मेजरमेंट में, चाहे वो कूपर ले लीजिए चाहे सानी ले लीजिए, और ठीक है बहुत सारी किताबें, जब एक ही सानी को कभी पढ़िएगा आप, तो उसमें इतनी मोटी किताब है और इन्फॉर्मेशन जब आप 100 पढ़ने पढ़ोगे ना तो आपको काम के केवल 2 पेजेस मिलेंगे, 98 पेजेस इधर उधर के जो हमारे काम के ही नहीं है। लेकिन उन 2 पेजेस को समझने के लिए आपको 98 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तो वहां आती है मौत उन काम को करने में, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। आप लोगों को नहीं पढ़ना, वो काम करने के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो समझना है। टाइप 5 होगा बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी क्लास। टाइप 6, टाइप 6 नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप 6 जो इसकी आखिरी टाइप होने वाला है, टाइप 6 है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करेंगे, इन्हीं में डिवीजन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं, कुछ को इलेक्ट्रिकल बना देंगे, कुछ को इलेक्ट्रिकल बना देंगे। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं तीनों को। तो सबसे पहला मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में पॉइंट मेरे साथ साथ लीजिए, स्टेबल एट स्टैटिक कंडीशन। ये इसका फायदा है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का फायदा है कि स्टैटिक कंडीशन में स्टेबल होते हैं। बट इसकी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि नॉट स्टेबल एट डायनामिक कंडीशन। डायनामिक कंडीशन, डायनामिक कंडीशन के लिए इतना ज्यादा स्टेबल होते नहीं है। जैसे एग्जांपल के समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल। कार चलानी है, सड़क पे चलानी है और एक पहाड़ के ऊपर चलानी है। ठीक है, कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबल कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन, सड़क के ऊपर, ना कि हमारे ऊपर पहाड़ के ऊपर। सिमिलरली आप ये भी समझ सकते हैं कि एक कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हमको काम करना है, ठीक है, वो हम नॉर्मल
जो एयर प्रेशर है उस पर काम कर रहा है और एक एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहे हैं, वहां आपको काम करोगे तो इंस्ट्रूमेंट आपका काम नहीं करेगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट स्टैटिक कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होते हैं, डायनामिक कंडीशन में अनस्टेबल होते हैं, इनकी प्रॉब्लम होती है। हाँ, बट ये याद रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो मैनकाइंड ने इस्तेमाल किया था वो कौन सा था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जवाब होगा मैकेनिकल। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो मैनकाइंड ने इस्तेमाल किया, जो बनाए थे इंसान ने, आप चाहे हल ले लीजिए, चाहे बैलगाड़ी ले लीजिए, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए सबसे पहले, जो बहुत पहले पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम पे, उठा के देख लीजिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट कर लो, उनके बाद जो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट वो लोग यूज करते थे वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। उस समय ना तो इलेक्ट्रिकल पता था, ना ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पता था, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ही यूज करते थे। हम लोग कुएं से जो पानी भरते हैं रस्सी डाल के, ये भी वन ऑफ द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का टाइप है। ठीक है, तो इस तरह से जो वन ऑफ जो सबसे पहले जो मैनकाइंड ने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट थे, बट इनकी ये इनका एक एडवांटेज है और ये इनका एक डिसएडवांटेज है। 2 पॉइंट आप याद रखिएगा बस। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, फास्ट रेस्पॉन्स, फास्ट रेस्पॉन्स corresponding to mechanical, fast response corresponding to mechanical instrument। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की खासियत ये कि इनका रिस्पांस टाइम थोड़ा फास्ट होता है, ये जल्दी से रिस्पांस करते हैं। जैसे आप देख लीजिए जीएसएस में अगर हमको लाइट भेजनी है, समझ लीजिए लाइट भेजनी है और जीएसएस मैंने ऑन किया तो फटाफट मेरे घर में आती है विद इन माइक्रो सेकंड। ठीक है, तो लाइट फटाफट पहुंच जाती है। वहीं अगर मैं किसी कार को भेजूं जीएसएस से घर पहुंचने में तो उसको टाइम लग जाएगा डिस्टेंस का। तो ये समझ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया कि इनका जो रिस्पांस टाइम होता है वो फास्ट होता है कंपेयर टू द मैकेनिकल। मैकेनिकल के कंपैरिजन में फास्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपेयर में पुअर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपैरिजन पूरा होता है। मीटर के बारे में बात करें तो मीटर मतलब अमीटर, वोल्ट मीटर, जो आपके इस तरह से आप मूव कर रहे हैं, तो उनका रिस्पांस टाइम थोड़ा सा स्लो होता है कंपेयर टू दी। तो इनका जो ड्रॉबैक है, इनका ड्रॉबैक ये लिमिटेड रिस्पांस, लिमिटेड रिस्पांस टाइम, लिमिटेड रिस्पांस टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट फास्ट होते हैं कंपेयर टू दी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। रीजन क्या होता है कि जो ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी ले लो, वोल्ट मीटर, अमीटर, वॉट मीटर, इन सब को जीरो अमीटर से लेके, 0 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर के बीच में 5 एम्पियर पहुंचना है। तो 0 एम्पियर से 5 एम्पियर पहुंचने में, 0 एम्पियर अगर टी इक्वल टू जीरो पे था, टी इक्वल टू जीरो पे था, तो 0 से 5 पहुंचने में इसको मान लेते हैं कि 2 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। तो ये जो 2 सेकंड का डिले हुआ ना हमारा आंसर मिलने में, ये डिले इलेक्ट्रिकल की वजह से नहीं हुआ, ये डिले इलेक्ट्रिकल वजह से नहीं हुआ, ये डिले इस वजह से हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो डिपेंड करता है मैकेनिकल पे, मैकेनिकल पॉइंटर्स पे, मैकेनिकल मूवमेंट पे। मैकेनिकल मूवमेंट सडन नहीं होता, इनर्शिया होता है ना पॉइंटर का, तो इनर्शिया को कंपनसेट करने में टाइम लगता है। इस वजह से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में टाइम डिले आता है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट स्लो होता है। ये प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कि ये मैकेनिकल पे डिपेंड करते हैं, मैकेनिकल पॉइंटर, मैकेनिकल मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं, पॉइंटर के मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं। और पॉइंटर खुद के इनर्शिया की वजह से, पॉइंटर खुद के इनर्शिया की वजह से एकदम फास्ट रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मेंशन कर लेना। यहाँ पर ये मैं जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मैकेनिकल मूवमेंट पे, मतलब पॉइंटर के मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं, और पॉइंटर सडन रिस्पांस नहीं कर सकता, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हमको टाइम डिले मिलता है। ये पॉइंट मेंशन कर लो खुद से। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले बता आपको, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट रेस्पॉन्स, माइक्रो सेकंड, ये माइक्रो सेकंड तक रिस्पॉन्स कर देते हैं, इतना फास्ट होता है। रीजन क्या होता है इसका, इसका रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा इतना फास्ट क्यों होता है, बिकॉज मूवमेंट, मूवमेंट इज ओनली ड्यू टू दी, ड्यू टू दी movement of electrons and hole। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यहाँ जो मूवमेंट करता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ही मूव करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको कोई मैकेनिकल मूवमेंट करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करेंगे और इनकी रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है। ना ही आपको किसी पॉइंटर की जरूरत है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। हम यहाँ जो यूज करते हैं, यूजेस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो हम
ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं उनका मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट होता है, इस वजह से इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का। इसीलिए आजकल देखिए हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं रिस्पॉन्स टाइम की वजह से। चेंज हो जा रहा है पूरा सिनारियो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, रिस्पॉन्स टाइम इनका बहुत फास्ट है। सेकंड चीज क्या है, इनमें खासियत भी होती है, एम्पलीफिकेशन पॉसिबल होता है, एम्पलीफिकेशन पॉसिबल होता है, एम्पलीफिकेशन पॉसिबल होता है। अगर एम्पलीफिकेशन पॉसिबल है तो मुझे बताओ, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम बायो इलेक्ट्रिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, बायो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, बायो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, तो बायो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में मैक्स टू मैक्स, जो मान लो इंसान है, मैक्स टू मैक्स जो वोल्टेज मिलेगा हमारी बॉडी का वो 1 मिली वोल्ट के अराउंड मिलता है। अब इस 1 मिली वोल्ट को हम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफाई कर देते हैं, एम्पलीफिकेशन कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, और एम्पलीफाई करके हमें यही 1 मिली वोल्ट 2 वोल्ट या 20 वोल्ट के टर्म्स में मिल जाता है, और इसको हम इजिली सीन एट द आउटपुट स्केल। मतलब सोचो इतना छोटा सा वोल्टेज है 1 मिली वोल्ट, उसको कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें एम्पलीफिकेशन होता है, तो उस 1 मिली वोल्ट को पकड़ा होगा इन्होंने, पकड़ने के बाद उसको एम्पलीफाई किया होगा, एम्पलीफाई करके आपको आराम से स्केल पे दिखा देगा होगा इतना वोल्टेज है। अब उस स्केल में 20 वोल्ट जहां लिखा होगा, हम ऑटोमेटिकली मुझे बताया कि 1 मिली वोल्ट को एम्पलीफाई करके मैं 20 वोल्ट कर रहा हूँ, तो स्केल को कैलिब्रेट कर देंगे, आपको कैलिब्रेशन मैंने सिखा रखा है कि वो 20 वोल्ट को काट के उसकी जगह लिख देंगे 1 मिली वोल्ट, तो ऑटोमेटिकली आपको 1 मिली वोल्ट मिल जाएगा कैलिब्रेशन करके। एम्पलीफिकेशन हुआ जरूर बीच में, बट एम्पलीफिकेशन के बाद जो आंसर आ रहा था उसको आपने कैलिब्रेट करके वापस से 1 मिली वोल्ट बना लिया। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी एक अच्छी चीज है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, कि इनमें एम्पलीफिकेशन पॉसिबल होता है, इसलिए बायो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट ही यूज होते हैं, बायो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ही यूज होते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट है कि चीप होते हैं, ठीक है, थोड़े से रिलायबल भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं, सेंसिटिविटी इनकी थोड़ी बेटर होती है, सेंसिटिव बेटर होती है इनपुट के लिए, सेंसिटिव बेटर फॉर इनपुट, कि लो से लो इनपुट भी मेजर कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सेंसिटिव बेटर फॉर इनपुट, याद रखिएगा सेंसिटिव जब भी हो जाए ये जरूरी है कि डिस्टर्बेंस या इनपुट, तो इनपुट के लिए ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, रिलायबल होते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड एट रिमोट लोकेशन। मतलब आपको कुछ पहाड़ वहाड़ पे जाना है, अब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को तो जाके ऑपरेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी कि वहां भी हम डायरेक्टली मैकेनिकल, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैकेनिकल पॉइंटर हमको बार बार देखना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, एक बार आप लगा दो पहाड़ वगैरह किसी रिमोट लोकेशन में लगा दो, और कहीं दूर जगह जाके बैठ के आप आराम से लैब के अंदर बैठ के, आप आराम से लैब के अंदर बैठ के आप उनकी रीडिंग ले सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो ये भी इनका एक बड़ा एडवांटेज है कि रिमोट लोकेशन पे ये आपके इजिली यूज किए जा सकते हैं, जो आपके ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये। तो ये इनके एडवांटेज है सारे, ये इनके पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कि सारे पॉइंट आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और पूरे के पूरे 6 टाइप हमने खत्म कर लिए। ठीक है, अब इनमें एक आखिरी टाइप हम और डाल सकते हैं, लास्ट टाइप, टाइप 7 इंक्लूड कर सकते हैं, टाइप 7 बाद में मैं इनको को रिलेट भी करूंगा। टाइप 7 में 3 कैटेगरी डिवाइडेड है। टाइप 7 ये डिपेंड करेगा इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी पर, इसमें मैं कुछ मतलब ये हम वैसे तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, टाइप 7 को एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है, बट मैं इसको अलग से दिखा रहा हूँ। एक है इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये तीस तरह से 3 कैटेगरी डिवाइड किया, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सो इंडिकेटिंग का मतलब है जब आपका इंस्ट्रूमेंट आपको इंडिकेट करे, 0 से 10 वोल्ट में आपको दिखाए कि 10 वोल्ट इतना आ रहा, पॉइंटर मूव करे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका एग्जांपल होता है, एग्जांपल इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, कि जब आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया तो पॉइंटर घुमा, घूम के 5 वोल्ट पे पहुंच गया, 5 एम्पियर पे पहुंच गया, तो वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल लेते हैं, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग अमीटर, रिकॉर्डिंग वॉट मीटर, जहां आपको एक कंटिन्यूस डाटा रिकॉर्ड होता है, जो भी आप रीडिंग ले रहे हो उसका एक पूरा डाटा रिकॉर्ड होता है, वही वोल्ट मीटर के साथ में रिकॉर्डिंग फीचर लगा दो स्टोरेज डिवाइस के साथ, तो वही रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में तब्दील हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल होता है एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर नाम से पता चला इंटीग्रेट होगा, तो एनर्जी में किसका इंटीग्रेशन होता है, VIDT, VIDT, तो एनर्जी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग हम इंटीग्रेट करना होता है, तो यहाँ वोल्टेज और करंट की रीडिंग को हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से
थर्ड क्लासिफिकेशन है। अब ये सारी जो भी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी है, इनको वन बाय वन फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी क्लासिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, पीएम मैंने सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ आपको बेसिक समझाया, इंस्ट्रूमेंटेशन टाइप बताया, टेस्ट का सॉल्यूशन बताया। कल से जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी उसमें थोड़ा इन डिटेल चीज जाएंगी। पहले जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो टॉर्क्स होते हैं, चाहे वो कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया, चाहे वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, ठीक है, या डैम्पिंग टॉर्क हो गया, ये क्या होता है। फिर कंट्रोलिंग टॉर्क में भी क्या रिलेशन होती है, उनके ऊपर न्यूमेरिकल जो आएंगे वो समझेंगे। फिर टाइप ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट, टाइप ऑफ द जो प्रिंसिपल होता है, मैग्नेटिक प्रिंसिपल होता है, हीटिंग प्रिंसिपल होता है, हॉल इफेक्ट होता है, वो समझेंगे। थोड़ा बेस समझेंगे पहले चीजों का, ठीक है, पूरा बेस कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पीएमएम से स्टार्ट करेंगे, ताकि चीजें जब हम पढ़ें तो आपको इजीली बताओ कि अच्छा पीएमएमसी है सर, पीएमएमसी तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। सर पीएमएमसी है सर, पीएमएमसी तो डायरेक्ट मेजरमेंट करता है। अच्छा सर पीएमएमसी, पीएमएमसी तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये तो इंडिकेट करता है। पीएमएमसी है सर, पीएमएमसी तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, ये तो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को डायरेक्ट देता है। तो जितने भी मैंने क्लासिफिकेशन बताया सर, पीएमएमसी, पीएमएमसी तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप इंस्ट्रूमेंट को ऑटोमेटिकली इन कैटेगरी में फिक्स कर लोगे। सर पीएमएमसी समझ रहा है, जो भी आपको दे रखा है उन इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली आप फिट कर लोगे। डम इंस्ट्रूमेंट है या इंटेलिजेंट है, पीएमएमसी डम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। हम उसको इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे, इंटेलिजेंट इसलिए नहीं बोलेंगे, इंटेलिजेंट कैटेगरी तब आते हैं जब माइक्रो प्रोसेसर की मदद लेते हो। डाटा यहाँ डाटा प्रोसेसिंग जैसा कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ सिंपल आपको रीडिंग लेनी है, वो बतानी है। तो जब आप माइक्रो प्रोसेसर ऐड करते हो इंस्ट्रूमेंट के साथ और उसमें जो डाटा आ रहा है वो प्रोसेस होकर आपको मिलता है, तो आप उसको इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट बोलते हो। तब तक आगे रिमेनिंग को आप डम कैटेगरी में डाल सकते हो। तो ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उन सातों के सातों कैटेगरी में आप फिट कर सकते हो इजीली। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है।